हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कौटिल्य के आर्थिक विचारों की, जिसका तीसरा पार्ट हम ले रहे हैं। अभी तक हम कौटिल्य के आर्थिक विचारों के 2 भाग ले चुके हैं। अब हम इसका तीसरा पार्ट ले रहे हैं। इसमें अब हम लेंगे क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, ये देखें। पहले इस वीडियो में हम देखेंगे इसके कौटिल्य के व्यापार के विकास और विनियमन संबंधी विचार। पहले में हमने लिया था कृषि में हमने भूमि सुधार को लिया था। इस वीडियो में हम लेंगे कि उस समय एक तो कृषि जो था वो जीविकोपार्जन का या अपने जीविका अर्जन का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स था। उसके साथ साथ व्यापार भी वहाँ उस समय बहुत प्रचलित था। तो कौटिल्य ने व्यापार के विकास और विनियमन मतलब देश के या राज्य के आर्थिक विकास में कृषि और व्यापार का अत्यधिक महत्व था। तो कौटिल्य ने इन दोनों ही चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो कृषि के संबंध में उसने कुछ सुधार किए। उसके बाद कौटिल्य ने व्यापार के किस तरह से व्यापार को विकसित किया जा सके और देश का आर्थिक विकास किया जा सके, इसके संबंध में भी उसने कुछ नियम बनाए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कौटिल्य के व्यापार के विकास और विनियमन संबंधी विचार में। एक तो कौटिल्य की व्यापार नीति का मतलब किस तरह पर कौन कौन सी चीज़ों पर कर लगाए जाएं। कौटिल्य की मौद्रिक विनिमय व्यवस्था या मौद्रिक व्यवस्था कि उस समय कौन कौन सी मुद्राएं जो थी वो इस काम में ली जाती थी। कौन कौन सी मुद्राओं को विनिमय के काम में लिया जाता था। फिर उस समय वस्तुओं को नापने तोलने की क्या व्यवस्था थी, नाप तोल के अधिकारी को क्या कहते थे, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद जब वस्तुओं का उत्पादन हो गया और बिक्री के लिए आती हैं तो उसके लिए हमें बाजार की व्यवस्था करनी होती है। तो किस प्रकार से बाजार मतलब, क्योंकि 2 तरह की वस्तुएं बिक्री के लिए आती थी, एक स्वदेशी वस्तुएं और एक विदेशी वस्तुएं। तो उन दोनों ही प्रकार की वस्तुओं की बिक्री की क्या व्यवस्था की जाए, कौन से स्थान पर उसकी बिक्री की जाए, इन सब चीज़ों का अध्ययन आज हम इसमें करेंगे। इसके साथ जब वस्तु बिक्री के लिए आती है तो उस पर लाभ की क्या दर हो, मतलब स्वदेशी वस्तुओं पर लाभ की दर क्या हो और विदेशी वस्तुओं पर लाभ की दर क्या हो, इसके संबंध में हम आज पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि व्यापार नीति का मतलब कि करों की क्या नीति थी, वस्तुओं के आयात आने जाने का क्या प्रबंध था, उन पर किस प्रकार से कर लगता था, मुद्रा उस समय किस प्रकार की थी, नाप तोल की क्या व्यवस्था थी और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की क्या व्यवस्था थी और लाभ की क्या दरें निश्चित की गई थी। तो सबसे पहले हम लेते हैं कौटिल्य की व्यापार नीति। कौटिल्य ने व्यापार के नियमन और विकास के लिए अपना ध्यान आकर्षित किया और उसने राज्य में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर जो कर लगता है, जो भी वस्तुएं राज्य में प्रवेश करती हैं उन पर जो कर लगता है उसके बारे में विस्तार से उसने वर्णन किया। किस प्रकार से कर लगाया जाना चाहिए या इसकी व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, इसके लिए उसने कुछ नियम बनाए। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि कुछ वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्थानीय ज़रूरतों को के लिए आवश्यक हैं, स्थानीय जो आवश्यकताओं को पूरी करती हैं, उनके व्यापार को उसने स्थानीय एजेंसियों या विभागीय एजेंसियों से करवाने का काम किया। उसने कहा कि ऐसी वस्तुएं जो स्थानीय क्षेत्र में पैदा होती हैं उनको, उनका व्यापार जो है वो स्थानीय एजेंसियां या विभागीय एजेंसियां करेंगी। व्यापार कब हो सकता था? व्यापार केवल तभी हो सकता था जबकि हम वस्तु की पूर्ति इतनी हो कि वो स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के बाद शेष बचती हो। यदि स्थानीय उत्पादन केवल किसी वस्तु का इतना ही हो रहा है, जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हो रहा है और गेहूं का उत्पादन केवल इतना है कि वो उस स्थान की, उस लोकल एरिया की केवल ज़रूरतों को पूरा कर पाता है, तो उसका व्यापार नहीं हो सकता। लेकिन यदि हमारे पास गेहूं की मात्रा इतनी है कि स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी बच जाता है, तो उसका हम व्यापार कर सकते हैं। फिर आता है वस्तुओं के मूल्य। तो कौटिल्य ने जो वस्तु थी उनके मूल्य स्थान और समय के अनुसार निर्धारित किए। मतलब अलग अलग स्थान पर, समय पर अलग अलग और अलग अलग स्थान पर, यानी समय के अनुसार और स्थान के अनुसार उसने मूल्य को अलग अलग निर्धारित किया। और मूल्य केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्धारित किया गया जो आदान प्रदान करने योग्य थी, मतलब जिनका व्यापार हो सकता था। व्यापार किसका हो सकता था? जो वस्तुओं का उत्पादन हमारे पास इतना था कि स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के बाद वो पर्याप्त मात्रा में बच जाता था, जिसको हम बाहर भेज सकते थे। केवल उन्हीं वस्तुओं को कौटिल्य ने क्या किया? उनके मूल्य को निर्धारित किया। राज्य में यद्यपि आर्थिक विकास के लिए या राज्य कोष में धन को जमा करने के लिए उस समय व्यापार को प्रमुखता दी गई,
परंतु राज्य जो था वो व्यापार केवल जनता के हित में करता था, कि जनता के हित में जो चीज़ें आवश्यक होती थी उनका आयात भी किया जाता था, और जो वस्तुएं हमारे पास आपूर्ति से ज़्यादा होती थी उनका निर्यात भी किया जाता था। तो इस तरह से कौटिल्य ने ये कुछ नियम बनाए कि किस प्रकार से हमें वस्तुओं को, किस तरह से हमको व्यापार करना है, कि मतलब व्यापार कब करना है, जब किसी भी वस्तु का, एक तो व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था कि राज्य की जो जनता है उसके हित को सर्वोपरि रखा गया, कि जनता का हित को इसमें हानि नहीं होनी चाहिए। जनता के हित का मतलब क्या है कि यदि वस्तुओं का उत्पादन केवल हमारी स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो रहा है तो हम कोई निर्यात नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमारी स्थानीय ज़रूरतों को पूरा होने के बाद भी हमारे पास कुछ बचता है तो हम इसका व्यापार करेंगे। व्यापार क्या कैसे होगा, यदि स्थानीय वस्तुओं का व्यापार जो है वो स्थानीय एजेंसियों के माध्यम से होगा। मूल्य कैसे निर्धारित होगा, वो समय और स्थान के आधार पर निर्धारित होगा। तो इस तरह से कौटिल्य ने अपनी व्यापार नीति को बनाया। अब दूसरा लेते हैं हम कि व्यापार नीति के उसने दो उद्देश्य रखे थे, एक तो राज्य की आय में वृद्धि करना और उपभोक्ता का संरक्षण। देखो, किसी भी सरकार जब कोई भी कार्य करती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य की आय में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। क्यों वृद्धि हो, क्योंकि सरकार को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, मतलब समाज के कल्याण के लिए या राज्य के कल्याण के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा कार्य करने पड़ते हैं। तो उन कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार को सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है, और सार्वजनिक व्यय को पूरा तभी कर सकते हैं जबकि सरकार के पास आय के स्रोत हों। तो किसी भी राज्य का जो व्यापार का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, एक तो राज्य की आय में वृद्धि हो, दूसरा ये है कि उससे उपभोक्ता जो हैं उनका संरक्षण भी होना चाहिए, मतलब उपभोक्ताओं को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास वस्तुओं की मात्रा बहुत कम है लेकिन फिर भी हम उसको निर्यात कर दें और हमारे यहाँ पर जो उपभोक्ता हैं वो बढ़ी हुई कीमतों पर या महंगी कीमतों पर या उससे वंचित रह जाए उस वस्तु से। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस व्यापार नीति में कौटिल्य ने कुछ प्रमुख वस्तुओं को, कौटिल्य ने क्या किया, क्योंकि व्यापार जो हो रहा है वो जनता के हित में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसने कुछ या राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए या समाज के कल्याण के लिए हो रहा है, तो उन्होंने कुछ वस्तुओं के निर्यात को वर्जित कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ वस्तुओं का निर्यात हम नहीं करेंगे बल्कि इन वस्तुओं का हम आयात करेंगे, और इसमें भी सरकार ने आयात शुल्क से उनको मुक्त रख दिया। ऐसी कौन सी वस्तुएं थी, इसमें उन्होंने ऐसी वस्तुओं को रखा जो कि या तो देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है या जनता के कल्याण के लिए, मतलब जनता के उपभोग से संबंधित या उनकी आवश्यक वस्तुओं को पूरा करने के लिए जरूरी है। तो जैसे उन्होंने अस्त्र शस्त्र, सैन्य, अश्व, ये सारी चीजें क्या होती हैं, देश की सुरक्षा में या राज्य की सुरक्षा में काम में आती हैं। तो इन सब चीजों के निर्यात को कौटिल्य ने बिल्कुल वर्जित कर दिया। उन्होंने कहा कि इन वस्तुओं का निर्यात हम नहीं करेंगे, केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्यात करेंगे जिनकी हमारे पास आपूर्ति ज़्यादा है या जिनको हम अपनी जनता के आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद हम बचा सकते हैं। तो जो देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक वस्तुएं थी उनको कौटिल्य ने क्या कहा कि इनको निर्यात तो नहीं करेंगे बल्कि इनके आयात को आयात शुल्क से मुक्त रखा जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन वस्तुओं का आयात हो सके। विदेशी व्यापार को नियंत्रित और प्रशासित करने के लिए राज्य एवं जनता के लिए उपयोगी वस्तुओं और जिनके निर्यात से देश को हानि पहुंचती थी उनको निर्यात नहीं किया जाता। क्योंकि कौटिल्य की व्यापार नीति का उद्देश्य क्या था, राज्य की आय में वृद्धि और उपभोक्ता का संरक्षण। राज्य की आय में वृद्धि कब होगी, जब देश सुरक्षित होगा, देश में लोग सुरक्षित होंगे। तो ऐसी स्थिति में कौटिल्य ने कहा कि ऐसी वस्तुएं जो राज्य और जनता के लिए उपयोगी हैं, राज्य के लिए उपयोगी क्या है कि राज्य की सुरक्षा हो, तो ऐसी स्थिति में जो सैन्य सामग्री है वो राज्य के लिए उपयोगी है, और इसके अलावा जनता के लिए जो वस्तुएं उपयोगी हैं उनके निर्यात को तो उसने वर्जित कर दिया। इन वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जाएगा बल्कि इन वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। कौटिल्य के समय दोनों तरह की विनिमय व्यवस्था थी, वस्तु विनिमय व्यवस्था भी थी और मुद्रा विनिमय व्यवस्था भी थी। तो दोनों ही व्यवस्थाएं थी। वस्तु विनिमय व्यवस्था का मतलब है कि जब वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता है। मुद्रा विनिमय व्यवस्था का मतलब है कि जब मुद्रा के रूप में वस्तुओं का लेन देन होता है, मतलब वस्तुओं का लेन देन हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। तो कौटिल्य के समय दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं थी, मौद्रिक विनिमय व्यवस्था भी थी और वस्तु विनिमय
जी ठीक। अब है कौटिल्य की मौद्रिक व्यवस्था। कौटिल्य की मौद्रिक व्यवस्था का मतलब है कि उस समय मुद्रा की क्या स्थिति थी, मुद्रा किस प्रकार से कार्य कर रही थी, मतलब किस प्रकार की मुद्राओं में विनिमय होता था या व्यापार होता था। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन किया है जिसके माध्यम से हम व्यापार कर सकते थे। सोना, चांदी, तांबा और काकाणी तांबा, ये 4 धातुएं थी जिनके माध्यम से हम वस्तुओं का विनिमय कर सकते थे या व्यापार कर सकते थे। तो कौटिल्य ने क्या किया, जो मुद्राएं थी उनको 2 भागों में बांट दिया। एक होती है प्रवेश्य मुद्रा और एक होती है व्यवहारिक मुद्रा। प्रवेश्य मुद्रा का मतलब क्या है कि जिसका प्रयोग सभी प्रकार के राज्य कार्यों में किया जाता है, राज्य के जितने भी कार्य होते हैं उसमें इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारिक मुद्रा, व्यवहारिक मुद्रा का मतलब था कि ये मुद्रा जो थी इसमें जनता अपना लेन देन इस मुद्रा के माध्यम से कर सकती थी, लेकिन व्यवहारिक मुद्रा को राजकोष में जमा नहीं किया जा सकता था। राजकोष में इस मुद्रा को हम जमा नहीं कर सकते थे। फिर है कि मुद्रा का निर्माण, जैसे वर्तमान समय में भी मुद्रा या करेंसी जो है हमारी, इसका निर्माण राज्य की टकसाल में होता है। उस समय भी राज्य की टकसाल में होता था, लेकिन अंतर क्या था कि उस समय कोई भी व्यक्ति यदि उसके पास धातु है तो धातु ले जाता और अपनी मुद्रा का निर्माण करवा सकता था, और जो इसके बदले में क्या होता था, उसको एक निश्चित शुल्क देना पड़ता था। और जो टकसाल का अधिकारी था उसको लक्षणाध्यक्ष कहते थे। ठीक है, तो ये 4 मौद्रिक व्यवस्था की 4 मुख्य बिंदु थे। केवल की 4 धातुओं में मुद्रा, 4 धातुओं में एक तो व्यापार होता था, सोना, चांदी, तांबा और काकाणी तांबा। फिर मुद्राओं को उसने 2 भागों में बांट दिया। एक होती है प्रवेश्य मुद्रा जिसका प्रयोग राज्य के कार्यों में किया जाता है। दूसरी होती है व्यवहारिक मुद्रा। व्यवहारिक मुद्रा मतलब जनता जो है वो इसका लेन देन कर सकती है, लेकिन इसको राजकोष में जमा नहीं कर सकते। मुद्रा का निर्माण राज्य की टकसाल में होता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी धातु ले जाकर मुद्रा का निर्माण करवा सकता था, जिसके बदले में उसको शुल्क देना पड़ता था। और टकसाल के अधिकारी को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। अब थी कौटिल्य के समय नापतोल की क्या व्यवस्था थी। तो वस्तुएं जो थी उनके नापतोल के लिए विभिन्न प्रकार की क्या थे, तराजू की व्यवस्था थी। अलग अलग प्रकार की, जैसे कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं जिसको किसी को मीटर में नापा, जैसे वस्त्र है लंबाई में नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है। ठीक है, कुछ भारी धातुएं होती हैं, कुछ सोना चांदी जैसी हल्की धातुएं होती हैं, कुछ तरल पदार्थ होते हैं। तो उन सबको मापने के लिए उस समय अलग अलग प्रकार के तराजुओं की व्यवस्था थी। और जो नापतोल के जांच का अधिकारी, मतलब नापतोल सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी जांच करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया गया था उसको पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई कि अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के नापतोल के लिए अलग अलग प्रकार के तराजू की व्यवस्था की गई थी, और नापतोल सही प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी जांच के लिए पोतवाध्यक्ष जो है उसको नियुक्त किया जाता था। अब है वस्तु की बिक्री के लिए स्थान, कि वस्तुओं को आखिर बिक्री वस्तुओं की कहाँ पर की जाए, कहाँ पर वस्तुओं को विक्रय किया जाए। इसके लिए विदेशी उसने 2 तरह की, उस समय 2 तरह की वस्तुएं, मुख्य रूप से वर्तमान में भी 2 तरह की वस्तुएं, एक स्वदेशी वस्तुएं होती हैं और एक विदेशी वस्तुएं। तो स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए तो उन्होंने राज्य में जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न होती थी, जो जहाँ पर उत्पन्न होती थी उसके लिए एक स्थान निश्चित कर दिया, कि मतलब जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको राज्य में केवल एक निश्चित स्थान पर ही बेचा जा सकता था। ठीक है, लेकिन जो विदेशी वस्तुएं थी उनकी बिक्री अनेक स्थानों पर की जाती थी, लेकिन उनका मूल्य एक ही वसूल किया जाता था। जैसे स्वदेशी वस्तुएं एक ही स्थान पर बिक्री की जाती थी और एक ही मूल्य होता था, लेकिन विदेशी वस्तुएं बेची तो अलग अलग जगह पर जाती थी, लेकिन उनका मूल्य एक ही वसूल किया जाता था। कौटिल्य जो है वो ऐसी वस्तुओं के आयात करने के पक्ष में थे जिनकी देश को आवश्यकता है, इसलिए उन वस्तुओं के व्यापार करों में छूट दी जाती थी और राज्य द्वारा ऋण भी दिया जाता था। जैसे कि हमने पहले लिया कि कौटिल्य क्या कहते थे कि ऐसी वस्तुएं जो राज्य और जनता के लिए उपयोगी हैं उनका निर्यात तो नहीं करेंगे, बल्कि उनको आयात करने की सुविधा दी जाती थी, और आयात के लिए सरकार उनको करों में छूट देती थी, राज्य द्वारा ऐसी वस्तुओं के आयात के लिए ऋण भी दिया जाता था। तो ऐसी वस्तुएं जो देश के लिए या राज्य के लिए आवश्यक है या जनता के हित में है
उनको उसने आयात करने की सलाह दी। कौटिल्य ने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को जल व स्थल मार्ग और बड़े बाजारों या मंडियों का निर्माण करने की सलाह दी। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए उसने क्या कहा कि बाहर से वस्तुएं आएंगी जाएंगी, तो उसके लिए हमें रास्ता चाहिए, तो जल मार्ग, स्थल मार्ग, इनका विकास करना चाहिए। बड़े बड़े जहां पर वस्तुओं को हम एकत्र कर सकें बेचने के लिए, वो ऐसे बड़े बड़े बाजार या मंडियों का निर्माण होना चाहिए, तभी वस्तुएं वहां पर बिक्री के लिए आएंगी। यदि मान लो बिक्री के लिए स्थान ही नहीं है तो वस्तु कैसे आएगी? तो एक तो जैसे रास्ता, एक तो कहाँ से वस्तु आ रही है, तो जल और स्थल मार्ग उस समय दो महत्वपूर्ण मार्ग थे जिनसे वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। तो एक तो उन्होंने कहा कि जो वस्तुएं हैं उनके लिए जल व स्थल मार्ग जो है उनका निर्माण होना चाहिए, बड़े बाजारों और मंडियों का निर्माण होना चाहिए। इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं, उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा तथा बड़े बड़े नगरों का निर्माण का प्रावधान किया जहां पर बिक्री योग्य वस्तुओं का संग्रह एवं क्रय विक्रय किया जा सके। तो इस तरह से उसने वस्तुओं की बिक्री के लिए जो स्थान है वो निर्धारित किए और किन वस्तुओं का आयात करना चाहिए, किन का निर्यात करना चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट रूप से उसने अपने विचार प्रस्तुत किए। अब है व्यापारियों के लाभ की व्यवस्था। कौटिल्य ने क्या किया? व्यापारियों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब व्यापार करता है तो वो लाभ की भावना से करता है, बिना लाभ के कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है। तो जब व्यापार कर रहा है व्यक्ति तो उसका लाभ भी उसमें सुनिश्चित होना चाहिए। तो कौटिल्य ने क्या किया? व्यापारियों के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए लाभ की दरों को निर्धारित किया। उस समय क्या था, विदेशी वस्तुओं और स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए अलग अलग लाभ की दरें निर्धारित की गई थी। स्वदेशी वस्तुओं के लिए लाभ की दर अलग थी, विदेशी वस्तुओं के लिए लाभ की, क्योंकि दो प्रकार की वस्तुएं थी, अलग अलग स्थानों पर बिकती थी, उनके लाभ की दर भी अलग अलग थी। तो स्वदेशी वस्तुओं के लाभ की दर कौटिल्य ने क्या निश्चित की कि जो वस्तुएं स्वदेशी हैं, मतलब कौटिल्य ने व्यापारियों को लाभ को निश्चित करते हुए स्थानीय वस्तुओं के निर्धारित मूल्य में 5% लाभ सुनिश्चित किया। कौटिल्य ने कहा कि जो स्थानीय या स्वदेशी वस्तुएं हैं उसके निर्धारित मूल्य में 5% लाभ उसमें शामिल कर दिया। लेकिन विदेशी वस्तुओं के लिए उसने क्या निश्चित किया? इस लाभ को 10% सुनिश्चित किया, मतलब वस्तु के निर्धारित, विदेशी वस्तु के निर्धारित मूल्य में 10% लाभ को सुनिश्चित किया। तो इस तरह से व्यापारियों के लाभ की व्यवस्था के लिए भी कौटिल्य ने कुछ दरें निर्धारित की, स्वदेशी वस्तुओं के लिए अलग और विदेशी वस्तुओं के लिए अलग अलग दर उसने निर्धारित कर। हम बात करते हैं कि इस वीडियो या इस कौटिल्य की आर्थिक व्यापार नीति के बारे में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो कौटिल्य की व्यापार नीति के उद्देश्य। तो हमने पढ़ा कि कौटिल्य की व्यापार नीति के दो प्रमुख उद्देश्य थे, एक तो राज्य की आय में वृद्धि करना और एक उपभोक्ता का संरक्षण। दूसरा, निर्यात के लिए जो वर्जित वस्तुएं जो थी वो कौन कौन सी थी। तो इसमें हमने देखा कि कौटिल्य ने ऐसी वस्तुओं के निर्यात को वर्जित किया जो राज्य के लिए या व्यक्तियों के लिए, जनता के लिए उपयोगी होती हैं, उन वस्तुओं के निर्यात को वर्जित कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से उसने जैसे सुरक्षा से संबंधित वस्तुएं होती हैं, जैसे सैन्य सामग्री है, अस्त्र शस्त्र है, इन सब का प्रयोग, इन सब का निर्यात वर्जित कर दिया। इसके साथ ही पशु हैं और खाद्य सामग्री है, इन सब का जो जनता के लिए आवश्यक था उनके निर्यात को उसने वर्जित कर दिया, बल्कि उनके आयात को प्रोत्साहित करने के लिए उसने कहा कि सरकार को इन वस्तुओं को कर से मुक्त रखना चाहिए और इनके लिए अलग से ऋण की व्यवस्था भी लोगों को करनी चाहिए। अब है कौटिल्य के समय कितने प्रकार की धातुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो हमने देखा कि कौटिल्य के समय 4 प्रकार की धातुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था। पहली है सोना, चांदी, तांबा और काकाणी तांबा। ये 4 धातुएं थी जिनका मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। फिर कौटिल्य ने मुद्रा को कितने भागों में बांटा। तो कौटिल्य ने मुद्रा को 2 भागों में बांट दिया। एक प्रवेश्य मुद्रा थी। प्रवेश्य मुद्रा का मतलब क्या है? जिस मुद्रा का प्रयोग राज्य कार्य में किया जाता था। और एक थी व्यवहारिक मुद्रा। व्यवहारिक मुद्रा का मतलब है जिसमें कि जो मुद्रा जनता लेन देन में काम ले सकती थी लेकिन राजकोष में उसको जमा नहीं कर सकते थे। फिर हमने लिया कि नाप तोल की जांच करने के लिए क्या कौन अधिकारी था। तो उस अधिकारी का नाम था पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष को क्या किया गया? नाप तोल के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
स्वदेशी वस्तुओं पर लाभ की दर क्या निर्धारित हुई? स्वदेशी वस्तुओं पर लाभ की दर थी स्थानीय वस्तु के मूल्य में 5% लाभ की दर उसने निर्धारित की। विदेशी वस्तुओं पर लाभ की दर क्या थी? 10% थी। अब है स्वदेशी और विदेशी वस्तुएं बिक्री के लिए कहाँ कहाँ पर आती थी? तो स्वदेशी वस्तुओं के लिए तो राज्य में एक स्थान निश्चित किया गया था, लेकिन विदेशी वस्तुएं जो है वो अलग अलग स्थानों पर बिक्री की जाती थी, लेकिन उनका मूल्य एक ही रखा जाता था। तो इस तरह से ये इसमें तुम्हारे सवाल हो सकते हैं कि क्या क्या काम करने चाहिए।